गाजा की दो अलग अलग घटनाओं में, एक जबलिया नॉर्थ में और एक खान यूनिस साउथ में, हमास ने फिर से हमला कर दिया। और इस हमले की जो खासियत है, जो मैं आपको कल बता रहा था, जो मैंने आपको डिटेल वेपन्स के बारे में बताया, इस बार भी अलग अलग तरह के वेपन्स यूज हुए। जबलिया की जो घटना है, जो कि नॉर्थ गाजा पड़ता है, उसमें देखिए 3 अलग तरह के वेपन्स यूज किए। उसके बाद साउथ जो खान यूनिस में हुआ, उसमें भी 2 अलग तरह के वेपन्स यूज हुए, जिसके बारे में अभी बताएंगे आपको। दूसरा देखिए, ईरान को लेकर बड़ी खबर है। ऐसा संभव है कि ईरान से इजराइल फिर से युद्ध में शामिल हो जाए। एक हफ्ते में जो रिपोर्ट आ रही है, एक हफ्ते में इजराइल ईरान युद्ध फिर शुरू हो सकता है। क्या है इसके मायने, क्या है कंपल्शंस, ईरान की क्या स्थिति है, इजराइल की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उसमें ट्रंप क्या भूमिका निभा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है वो नेतन्याहू को लेकर जो अंदरूनी राजनीति है और गाजा में जो सीजफायर डील की बात चल रही है, वो भी एक मोमेंटम उसने पकड़ा है। और सीजफायर डील इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एड एंटर कर रही है गाजा में, जो उसके जो कबीलों के हेड्स हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो एड्स को एंटर कराया, जो एड अंदर आई है, सहायता राशि अंदर, मतलब सहायता सामग्री अंदर आई है, उसको लेके भी एक बड़ी राजनीति चल रही है। और उसमें अच्छा, चौथी चीज, जो अमेरिका और इजराइल एड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें कुछ पिल्स मिली है। अब विश्वास नहीं करेंगे, पिल्स, ऑक्सीसोडोन, ये कुछ ओपीएम टाइप पिल्स होती हैं जिनसे बहुत नुकसान होता है। आटे में पिल्स थी। बताइए, ये इस तरह का क्रिमिनल, इस तरह के खतरनाक क्रिमिनल, एक पूरा इंटेंशन और कार्रवाई, इंटेंशन में नहीं, कार्रवाई, ये इजराइल की तरफ से दिखाई पड़ रही है। चौथी बात। पांचवी बात देखिए, जो रशिया को घेरने की योजना यूरोप की बन रही है, वो भी सामने आ रही है कि कैसे यूरोप जो है वो अलग से, अमेरिका को थोड़ा अलग रख के यूरोप अपनी पूरी ताकत लगाएगा रशिया को डिस्प्लेस करने में। स्पेशली जब रशिया ने ईरान का साथ दिया और उधर रशिया हमले पे हमला यूक्रेन पे करता जा रहा है, आज भी हमले हुए, और उसके बारे में भी बात करेंगे। छठी बात देखिए, चाइना को लेके, चाइना और ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा करीब हो गए हैं। और इसमें जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन आ रही है, उसमें जो स्थिति लग रही है वो ये लग रही है कि इजराइल ईरान पे हमला करेगा, यूरोप रशिया पे हमला करेगा, और अमेरिका से कहा जाएगा तुम चाइना को डील करो। हालांकि ट्रंप इस बात को लेके कंफ्यूजन में है। देखिए, आप ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की लड़ाई, यानी मजबूत जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, उनकी लड़ाई। ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका, यूरोप, इजराइल, और इधर ग्लोबल साउथ में ईरान, चाइना, रशिया। बाकी देश, भारत जैसे देश अभी ढुलमुल है, बल्कि उसी तरफ ज्यादा है। लेकिन उनकी जो अंदरूनी स्थिति है, आज जो राजनाथ सिंह की जो मीटिंग हुई चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसमें काफी मुद्दे उसमें हल, ऐसा लगा कि मुद्दे हल हो सकते हैं चाइना से। रशिया के साथ जो S-400, जो एक तरह से एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के बहुत काम आया, उसकी और ज्यादा ऑर्डर भारत करने वाला है, ऐसी भी खबर आई है। तो इसका मतलब है कि भारत देखिए अभी किसी एक कैंप में नहीं है। ये जो घेरेबंदी हो रही है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इजराइल ईरान से लड़ेगा, यूरोप रशिया से लड़ेगा, अमेरिका चीन से लड़ेगा। ये इस तरीके से ये लोग पूरा एक स्ट्रैटेजी बन रही है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि विश्व को लेके और विश्व युद्ध की जो स्थिति है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं होने जा रही। अलग अलग फ्रंटों पे अलग अलग लड़ाई चलेगी, पैरेलल चलेगी। कभी एक जगह ट्रूस हो जाएगा तो दूसरी जगह लड़ाई हो जाएगी, कभी दूसरी जगह, उस जगह ट्रूस होगा तो तीसरी जगह लड़ाई हो जाएगी, कई इस तरह के फ्रंट्स पे। लेकिन यह साफ है कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अब उसमें बहुत सारे, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश हैं, इंडिया, साउथ एशिया के बहुत सारे देश हैं, और उसके साथ साथ जो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वो हैं, प्लस जो ऑस्ट्रेलिया, जो एक अलग कॉन्टिनेंट ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जो बेसिक झुकाव तो अमेरिका और इजराइल और यूरोप की तरफ ही है। लेकिन एक ऐसी स्थिति में जब, क्योंकि वो लोग साउथ ईस्ट एशिया के नजदीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया के जो अभी पावर्स हैं, स्पेशली इंडोनेशिया और मलेशिया, जो मुस्लिम पावर्स हैं, उनका क्या रुख होगा, वो अभी तक देखिए उन्होंने दिखाया, मतलब ईरान के साथ जो सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए थी अभी वो नहीं दिखी। लेकिन फिर भी वो आनी है, क्योंकि उनकी जनता का भी प्रेशर है। फिर जो मिडिल ईस्ट
जो कंट्रीज हैं, जो सऊदी अरेबिया से लेके कतार से लेके, इनकी भूमिका ऐसा इतना शार्प पोलराइजेशन हो जाएगा तो इनकी भूमिका क्या रहेगी? ये सारे सवाल हम आज डील करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में। मैं गुजारिश करता हूं, कल आपका अच्छा समर्थन मिला। इस पूरे प्रोग्राम को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम लंबे प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं बाहर हूं, मेरी आज बाराबंकी में एक बहुत सफल मीटिंग हुई जहां मैंने बाराबंकी के लोकल मुद्दों से विश्व की परिस्थितियों को जोड़ा। उसका भी वीडियो लिया गया है, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इशू है वहां, लेकिन उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। मैं अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 मैं संभवतः उसको कल रिलीज करूंगा, देखता हूं, क्योंकि कल बहराइच में भी मीटिंग है। तो ये दोनों स्तरों पे चीजें हो रही है। और ये जो देखिए जो पूरी एक स्थिति है, जो अभी मैं यहाँ पर बाराबंकी में हूं, तो बाराबंकी के बाद बहराइच जाऊंगा जैसे मैंने कहा, तो इसलिए आप मुझको एक और समर्थन दीजिए और ये इस वीडियो को अंत तक देखिए और उसके साथ कमेंट्स भी देखिए। 1000 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में। तो मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले देखिए जो हमास ने, जो आज हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, PFLP भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इन सब ने मिलकर आज गाजा में क्या किया? देखिए गाजा में जो दो तीन बड़ी घटनाएं हुई। एक तो जबलिया। अब जबलिया में जो नॉर्थ का फ्रंट है वो पूरी तरह से इस समय पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के कब्जे में है, क्योंकि जबलिया में जो नेज़रीम एक्सेस है, नेज़रीम एक्सेस को इजराइल उस तरह से रिवाइव नहीं कर पाया जो उसने सोचा था कि हम जो देखिए 18 मार्च को इजराइल ने संधि तोड़ी और एक तरफा हमला किया गाजा पे। फिर 27 मार्च 2025 को उसने ग्राउंड ऑफेंसिव दूसरा शुरू किया। और ये जो 27 मार्च के बाद का ऑफेंसिव है, ये अप्रैल में, मई में काफी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा और एक सीधे सीधे भिड़ंत हमास से हुई। इजराइल ने लेकिन कुछ मामलों में अपर हैंड लेने की कोशिश की, स्पेशली शबाब ग्रुप को क्रिएट करके और ऐसे लोगों को फिलिस्तीनियों के अंदर से ये आईसिस एजेंट्स को क्रिएट करके जो हमास पे हमला कर रहे थे। उस सारी परिस्थिति बदल गई जो 12 दिन ईरान की वॉर हुई। उसमें 12 दिन जो ईरान और इजराइल की वॉर हुई, उसमें जो ईरान जीता और जो ईरान को जो एक तरह से ईरान का पड़ला भारी रहा, उसमें हमास को बहुत मौका मिल गया। और जो मैंने आपको कल बहुत डिटेल में बताया था, आज भी वो परिस्थितियां जारी है। अब जबलिया में देखिए, जबलिया में वही बात हुई। जो मैंने आपको कहा था कि जो PG-7VR जो टैंडम शेल है, जो रॉकेट लॉन्चर से हमास मारता है, आज उसने उससे जबलिया में एक पूरी गैदरिंग इजरायली सोल्जर्स की थी, उस पे उसने निशान लगा के मारा। और ये जो गैदरिंग थी, ये आप ये सोचिए, ये जो टैंडम शेल्स हैं, ये एंटी आर्मर है, ये आर्मर को पियर्स करने के लिए। उसको आप सीधे इजरायली सोल्जर्स पे मार दीजिए जो आर्मर नहीं पहने, मतलब बख्तरबंद गाड़ियों के लिए है ना। मैंने आपको बताया था कि कैसे वो एक बार उसमें 2 एक्सप्लोजन होते हैं, एक बार आउटर जो क्रस्ट होता है टैंक का उसको पेनिट्रेट करता है, फिर इनर क्रस्ट को करता है। लेकिन अभी जो इजरायली सोल्जर्स पे छोड़ दिए, ये कमाल था, क्योंकि इसमें क्या हुआ, भारी संख्या में इजरायली सोल्जर्स हताहत हुए। यानी अभी तक 11 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या घायल हुए। और इसमें हमेशा समस्या आएगी क्योंकि इजराइल एडमिट नहीं करेगा, वो पूरा इस समय इस माइंडसेट में कोई एडमिट कर ही नहीं सकता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से जो टैंडम शेल हमास ने छोड़ा, क्या वो वही था जो उसने आर्मर्ड कार पे छोड़ा? नहीं, उससे थोड़ा सा फर्क था। इसमें कुछ ऑल्टरेशंस थे। इसमें जो डबल एक्सप्लोजिव की जगह सिंगल एक्सप्लोजिव था, क्योंकि एक बार ये करके, और इसका जो सकम्फ्रेंस था वो वाइड था। यानी एक बार इजरायली सोल्जर्स को लगा, वो जैसे पहले वाला जो रॉकेट लॉन्चर से जो टैंडम शेल्स, वो एक बख्तरबंद गाड़ी पे मारो या टैंक पे मारो तो वो पेनिट्रेट करता हुआ अंदर जाता है दो एक्सप्लोसिव्स के चलते। इधर क्या हुआ, इधर जो उसमें जो ऑल्टरेशन किए गए, वो एक बार में बड़ा एक मतलब स्ट्राइक करता है, लेकिन उसका सकम्फ्रेंस ब्रॉड होता है। जो बख्तरबंद गाड़ियों पे स्ट्राइक होती है उससे बड़ा सकम्फ्रेंस जब आप इजरायली सोल्जर्स को मार रहे हैं तो वहां होता है। अब इससे क्या होता है कि वो एक जैसे सोल्जर्स जो हैं वो ऐसे लाइन में फैले। अब बख्तरबंद गाड़ी तो एक ऐसे आ रही है, आपने एक पॉइंट पे मारा और फिर उसको वहां से पेनिट्रेट किया। सोल्जर्स तो ऐसे आ रहे हैं, वाले ये ऐसे खड़े हैं, लाइन में खड़े, मतलब आगे पीछे होते हुए 10 या 12 या 15 या 16 इस तरह की लाइन में खड़े। आपको बड़ा सकम्फ्रेंस आपको कवर करना है और उसमें आपने एक ऐसा जो टैंडम शेल वो टैंडम, उसका असर बहुत खतरनाक होता है। मतलब उसमें अगर जो इजरायली सोल्जर 3-4
मरे हैं, जहां तक खबर आ रही है, वो उनके तो चीथड़े उड़ गए। मतलब इस तरह की स्थिति। लेकिन वो बाकी भी बहुत सारे लोगों को वो घायल करता है। और जो जबलिया में जो एक बड़ा अचीवमेंट हमास का रहा, जबलिया की घटना में जो इजरायली सोल्जर्स वो एक अपने कंट्रोल और कमांड सेंटर के आगे खड़े थे, तो कंट्रोल और कमांड सेंटर को भी नुकसान हुआ। वहां भी उसमें 2 गाड़ियां खड़ी थी, जीप, नामेर जीप, और नामेर जीप पे भी असर पड़ा। और नामेर जीप्स अभी इजराइल ने गाजा में यूज करना बंद कर दिया है, मतलब इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि हमास ने पकड़ लिया था कि वो नामेर जीप की टेक्नोलॉजी क्या है, उसको कैसे उड़ाया जाए, और बहुत नामेर जीप्स उड़ाई। तो इसलिए इजराइल ने उसको कम कर दिया था। हमर जो अमेरिकन व्हीकल्स हैं उसको यूज कर रहे थे, और हाँ, लेकिन हमर व्हीकल्स अभी उड़ाई गई। उसके बाद फिर लगता है नामेर, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद नामेर जीप्स दिखाई पड़ी। अब नामेर जीप्स पे जो पूरा एक असर पड़ा है, और उसमें से कम 2 नामेर जीप्स जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमास ने जो 3 या 4 रॉकेट मारे, बस 3 या 4 मारे, ज्यादा नहीं, उसी से देखिए 11 इजरायली सोल्जर्स या तो मारे गए हैं, एक बड़े हिस्से का चीथड़ा उड़ गया है, और वहां पर पीछे नामेर जीप्स को नुकसान हुआ है। तो ये तो जबलिया की बात थी। उसके बाद खान यूनिस में 2 घटनाएं हुई, खान यूनिस उत्तर, खान यूनिस दक्षिण। हालांकि खान यूनिस गाजा के दक्षिण में, लेकिन फिर उसको भी 2 भाग में अगर बांटिए, खान यूनिस उत्तर यानी जो एक हमाद एक एरिया है वो, और खान यूनिस दक्षिण और ईस्ट जो कि अल कबीरा का एरिया है। और एक जो घटना घटी थी जिसमें 7 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, वो एरिया था अल करारा, वो भी खान यूनिस में था। अब खान यूनिस में हमाद में क्या हुआ, जो खान यूनिस के थोड़ा उत्तर में पड़ता है, वहां पर जो पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की फोर्स थी, हमास के कुछ फाइटर्स थे, उन्होंने मिलके जो रजूम रॉकेट्स मारे, मतलब वो मोटर शेल्स। अब मोटर शेल्स का क्या होता है, मोटर शेल्स ऐसे होते हैं, वो रॉकेट नहीं होते हैं कि रॉकेट लॉन्चर से वो सीधे जाते, नहीं, मोटर शेल्स ऐसे होते हैं, वो लंबी दूरी से फायर किए जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर के लिए, रॉकेट लॉन्चर से मारने के लिए, आरपीजी से मारने के लिए आपको थोड़ा नजदीक आना पड़ता है। ये जो मोटर जो एक फायरिंग होती है रॉकेट्स की, मतलब जिसको मोटर कहते हैं, एक्चुअली वो रॉकेट्स केवल नहीं होते हैं, वो एक्सप्लोसिव्स, वो एक तरह से रॉकेट नुमा एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो पूरा रॉकेट की शक्ल में फ्लाई करते हैं, लेकिन उनमें एक्सप्लोसिव्स होते हैं। तो वो जो एक मोटर से, और जो ऐसे ऐसे बड़ी सी नाल होती है, उसको यहां से छोड़ा जाता है। कई बार वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूं, ऐसे छोड़ा जाता है, वो ऐसे पूरा जाता है। अब वहां पर रजूम जो उनका अपना स्पेशल हमास का जो डिवाइस है, जो रॉकेट्स और एक्सप्लोजिव्स की उसको कंबाइन करता है, उससे पूरी शेलिंग हुई। अब जब शेलिंग होती है तो शेलिंग देखिए क्या है, शेलिंग एक बड़ी जब लड़ाई होती तब उसमें शेलिंग होती है। कि आप जैसे पहले लड़ाइयां हुआ करती थी, पहले तोपे, खूब देर तक तोपे चलती थी दोनों तरफ से, फिर सेनाएं भिड़ती थी, वो 19वीं शताब्दी में। अभी क्या हो रहा है, अभी लड़ाई मॉडर्न हो गई, तो अभी जो शेलिंग होती है उसमें जैसे मान लीजिए आपको अचानक हमला करना है, आपने एक दुश्मन के एक हिस्से को चिन्हित कर लिया कि 50-60 सोल्जर्स यहाँ हैं, उन पे आपने शेलिंग डायरेक्टली कर दी, जबकि उनकी तरफ से अभी शेलिंग आने की स्थिति नहीं है क्योंकि सरप्राइज अटैक था। तो वो जो एक आज का मॉडर्न जो शेलिंग है मोटर की, वो जबरदस्त तरीके से यहां पर हमाद टाउन में हुई। उसमें इजरायली फोर्सेस की क्या क्षति हुई ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वहां से पीछे हट गया। यानी जो खान यूनिस की लड़ाई हो रही है, वो जैसे राफा में क्या था कि शबाब ग्रुप को भी लाके और इन सबको लाके हमास के फाइटर्स को कुछ कुछ जगह वहां पर मतलब घेराघारी हुई थी, और उसी के बल पे जो इजराइल के चीफ है उन्होंने कहा राफा ब्रिगेड से हम जीत गए, जबकि सच्चाई ये नहीं है, वो जीते नहीं है। राफा में अभी भी लड़ाई चल रही। शबाब ब्रिगेड को मैंने कल तक बताया था कितनी बुरी तरीके से हमास ने मारा है, आज भी मारा है, वो भी बताऊंगा। बहरहाल तो अभी हम यहां पर थे कि जो खान यूनिस के साउथ में हमाद, मतलब खान यूनिस में के नॉर्थ में हमाद जो एरिया है वहां पर क्या हुआ। अब अल कबीरा में क्या हुआ, अल कबीरा में आप सोचिए 4 मतलब 2 मिलिट्री बुलडोजर्स और 2 मिलिट्री एक्सकेवेटर्स, यानी मिलिट्री बुलडोजर वो जो घर गिराते हैं, और मिलिट्री एक्सकेवेटर्स वो जो जमीन को खोदते हैं, और जमीन को खोद खोद के पूरी गाजा में मतलब गाजा पूरे को एक तरह से खोद के रख दिया है। अब अच्छा उसमें फायदा लेकिन हमास का हो रहा है, आज भी यही हुआ।
जो मिलिट्री एक्सकेवेटर्स ने कल अल कबीरा जो खान यूनिस में जगह है उसको खोदा था, हमास ने वहीं एक्सप्लोजिव्स प्लांट कर दिए। और एक्सप्लोजिव जो ये हैं ये ईएफपी हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्लोजिव्स हैं जो इस तरह से ये पेनिट्रेटर्स हैं। तो एक्सप्लोजिव्स विच आर फॉरवर्ड पेनिट्रेटर्स, ईएफपी, तो वो एक कॉन्वेक्स उसकी एक वो बनती है, एक उसका कवर बनता है, उसमें कॉपर का या कोई भी मेटल शेप का, और उसमें पीछे एक्सप्लोजिव होता है। तो वो एक्सप्लोजिव जो रॉकेट बन जाता है, वो कल मैंने बताया था आपको। वो आज देखिए आज हमास ने जो गड्ढे इजराइल के मिलिट्री एक्सकेवेटर्स ने जो गड्ढे खोदे, उसी में हमास ने वो एक्सप्लोजिव डाले थे। और उन एक्सप्लोजिव से वही एक्सकेवेटर्स जिन्होंने गड्ढे खोदे थे वही उड़ गए, और ये 2 बार हुआ। अब आप देखिए ये जो खासियत है, ये जो खासियत है, इसको देखिए आप, 2 बार हुआ। उसके बाद जो 2 मिलिट्री बुलडोजर्स थे, मिलिट्री बुलडोजर्स को 3 जगह से, उसको ईएफपी से नहीं बल्कि उसको दूसरे एक्सप्लोसिव से जो कम उस तरह की मारक क्षमता रखते हैं, उनको जो है घेरा गया। पहले एक एक्सप्लोजिव उड़ा, मिलिट्री बुलडोजर को असर नहीं पड़ा, वो आगे बढ़ता गया, दूसरा एक्सप्लोजिव हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे 17 एक्सप्लोजिव्स हुए, मतलब एक्सप्लोजन्स हुए। और 17 एक्सप्लोजन में 2 मिलिट्री, फाइनली जो D9 बुलडोजर थे दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। 17 एक्सप्लोजन किए एक के बाद एक। और आप खेल देखिए इसमें, खेल इसमें यह है कि 17 एक्सप्लोजन जब तुम कर रहे हो, मतलब हमास कर रहा है, जो D9 बुलडोजर चलता चला जा रहा है, वो क्यों चलता चला जा रहा है? क्योंकि उसको अब ये एक इजराइल इस तरह का एसेस करने लगा है कि कौन सा हमास का बॉम्ब इफेक्टिव है, कौन सा नहीं है। तो जब 1 या 2 फटे तो उसने ये सोचा, जो D9 बुलडोजर में जो इंस्ट्रक्शन गए, उन्होंने ये सोचा कि अभी 2-3 और भी फट जाएं तो कोई बात नहीं, और इसको हम झेल लेंगे। और वाकई झेल रहे थे वो लोग, उससे खास असर नहीं होता। लेकिन 17 उसी तरह के 17 फट जाएंगे, और एक के बाद एक जो 3 या 4 कुछ अंतराल पे फटे, तो उससे थोड़ा इजरायली रिलैक्स हुए। उसके जब आगे बढ़े तो एक के बाद एक 12-13 जब फटने लगे धड़, तो वो पूरा जो दोनों मिलिट्री बुलडोजर है वो क्षतिग्रस्त हुए। वो ब्लास्ट नहीं हुए, मतलब पर कच्चे उनके नहीं उड़ गए, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गए बुरी तरह से। वहां जो इजरायली सोल्जर्स थे उसमें से घायल हुए, मारे गए, ये भी एक पूरा बहुत बड़ा सवाल है। तो ये देखिए एक बड़े जो एक डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से खान यूनिस और जबलिया दोनों जगह हमास ने फंसा के मारा है। उसमें और भी देखिए खबरें आई हैं, कुछ वीडियोस पुरानी घटनाओं के आए हैं, जैसे 12 जून की घटना का एक वीडियो आया है जिसमें भी दिखाया गया है कि हमास ने और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने नए नए वेपन्स का यूज करके नए, क्योंकि लगातार ये लोग अपने एक्सप्लोजिव्स में इनोवेशन कर रहे हैं। कभी ईएफपी बना देते हैं, कभी आईईडी बना देते हैं। अब जीबीयू का इस्तेमाल फिर से हुआ, यानी गाइडेड बॉम्ब यूनिट। और गाइडेड बॉम्ब यूनिट वो जो अमेरिका ने GBU 57 मारा था, जो कहता है अमेरिका कि हमने ईरान का सब कुछ, वो सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी, यूरेनियम इनरिचमेंट नष्ट कर दिया। अब वो GBU हमास, मैं ये तीसरी या चौथी बार सवाल उठा रहा हूं, आज तक कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ये जो GBU है हमास के हाथ में कैसे आया, कैसे ये आईईडी बन गया? गाइडेड बॉम्ब यूनिट आईईडी कैसे बन गई? वो तो बंकर बस्टर बॉम्ब दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब है, उसका छोटा छोटा हिस्सा। इसका मतलब है कि इजराइल ने कहीं ना कहीं GBU गिराया था गाजा पे, जो फटा नहीं, और हमास ने उसको लेके उसके छोटे छोटे बम बना दिए, और वो इतने घातक साबित हो रहे हैं कि वो इजराइलियों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार एक के बाद एक। और ये 12 जून की जो फुटेज है उसमें भी दिखाई पड़ा, जो कहीं ना कहीं जो आज बुलडोजर पे भी जो एक के बाद एक 17 एक्सप्लोजिव फटे, उसमें भी दिखाई पड़ेगा, मतलब उसमें भी शायद GBU का इस्तेमाल हो। उसका एक खास तरह का म्यूनिशन होता है, खास तरह का उसका गोला बारूद होता है, उसमें खास प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो जो है उसकी जो मारक क्षमता है वो अलग होती है। तो ये देखिए जो लगातार हमास इनोवेट कर रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। दूसरी बात देखिए ईरान को लेकर। अब ईरान और इजराइल में फिर से युद्ध होने की स्थिति है, क्योंकि बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि मोसाद का जो इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर है वो ईरान ने नष्ट तो कर दिया है, लेकिन वो लंबे समय से बना हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि 1979 में जो बहुत सारे जूस माइग्रेट नहीं किए इजराइल,
उनसे संपर्क साधा मोसाद ने 1990s में, और सोचिए 25-30 साल से वो एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसको कभी यूज नहीं किया उन्होंने, अभी जाके यूज किया इसमें जब रिजीम चेंज की बात थी। तो वो नेटवर्क क्या अभी भी मौजूद है? उसमें बहुत सारे जो ईरान के जूस हैं वो जो खामनेई साहब की जो सत्ता है उसके प्रति वफादार भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वफादार नहीं है, और उसको सबको पहचान पाना इतनी जल्दी, उसमें एक हिस्सा पकड़ा गया है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर उनको ज्यादा आप प्रोसिक्यूट करेंगे तो फिर सवाल उठने लगेगा कि ईरान में देखिए यहूदियों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो हर चीज को, हालांकि ये चीज अब खुल के इन सारी चीजों में खुल के ये ईरान को आना पड़ेगा, उसको सारे के सारे जितने भी वहां पर जूज हैं उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, कुछ को छोड़ के जो वफादार हैं या जिन्होंने वफादारी साबित कर दी है उनको या तो बाहर भेजना पड़ेगा या उनको वहीं पर अरेस्ट करके उनके साथ जो करना है वो करना होगा। अब लेकिन सवाल, अच्छा अजरबैजान में भी देखिए एक पूरा इस तरह, हालांकि अजरबैजान ईरान में बातचीत लगातार चल रही है, वो भी एक सच्चाई है। अब यहां जो बात आ रही है, यहां जो बात फंस रही है वो ये है कि ट्रंप जो ईरान में चाहता है, ट्रंप चाहता क्या है? ट्रंप ने देखिए बार बार कहा है कि वो ईरान से डील चाहता है। वो ये कह रहा है कि ईरान एक तो एक्सेप्ट करे कि यूरेनियम जो उसका नष्ट हुआ है, अमेरिका ने नष्ट किया, क्योंकि उसको लेके अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं, तो ट्रंप परेशान है, वो चाह रहा है कि ईरान कहे कि हमारा नष्ट हो गया है। दूसरा, ट्रंप अभी भी बदतमीजी कर रहा है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, ईरान की तारीफ भी कर रहा है तो उसमें भी एक अजीब तरह की तारीफ कर रहा है, और उसमें नेतन्याहू को भी ले आ रहा है, नेतन्याहू की भी तारीफ कर दे रहा है। और बदतमीजी की भाषा ट्रंप की अभी भी वही है कि ईरान को हम दोबारा बॉम्ब कर सकते हैं, ये भी कह देता है। फिर कह देता है नहीं, ईरान के पास ऑयल बहुत है, चाइना बहुत सारा ऑयल ले रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा आज, वो एक जो बात है चाइना का जो एंगल है। तो अभी जो पूरी स्थिति है देखिए, उसमें ट्रंप का कंफ्यूजन है। उधर नेतन्याहू ऐसा लगता है क्लियर है कि उसको दोबारा हमला इस पे करना ही होगा ईरान पे, क्योंकि नेतन्याहू की जो अब स्थिति है, अब उसको गाजा पे फोकस करना पड़ रहा है। गाजा में वो जीत नहीं रहा है, तो उसने ये सोचा था कि हम ईरान में एक क्विक विक्ट्री लेके चले, रिजीम चेंज ना भी हुआ, ईरान का ज्यादा नुकसान हुआ ये दुनिया को दिखा के हम फिर से हमास को सप्रेस करेंगे। लेकिन हुआ ये कि ईरान के साथ, मतलब अगर इजरायली दावों को भी मान लिया, हालांकि इजराइल हारा है, लेकिन चलिए इजरायली दावों को भी मान लिया जाए तो ड्रॉ हुआ। तो इस ड्रॉ से नेतन्याहू खुश नहीं है, और ड्रॉ नहीं हुआ पैदा हुए, पूरी तरह से ईरान ने मारा है। ईरान दो ताकतों से लड़ा था, इजराइल से, एक मिनी सुपर पावर और एक रियल सुपर पावर अमेरिका से, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके रिजीम चेंज की बात हो गई थी, अंदर ही अंदर पूरा मोसाद का पेनिट्रेशन था। तो नेतन्याहू के ऊपर यह है कि अगर उसने गाजा में कुछ नहीं अचीव किया, वहां तो हमास का अपर है गाजा में, हम रोज देख रहे हैं। आईडीएफ की तो तरफ से कोई खबर ही नहीं आ रही है कि हमास के लोगों को हमने ये कर दिया वो कर दिया। जो खबरें फर्जी आती थी वो भी आना बंद हो गई। तो ऐसी स्थिति में साफ ये लग रहा है कि नेतन्याहू गाजा में एक दूसरा फेलियर फेस कर रहा है, और नेतन्याहू अगर गाजा में दूसरा फेलियर फेस कर रहा है तो फिर वो ईरान के साथ दोबारा युद्ध शुरू कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने वार्न किया है, लेकिन ट्रंप की वही स्थिति है। देखिए, ट्रंप में जैसे यूक्रेन में वो पीस चाहता था, लेकिन यूरोपियन पावर्स ने नहीं होने दिया। अब यूरोपियन पावर्स नेटो में है, नेटो अमेरिका का एलाई है। ट्रंप ने बहुत शोर मचाया कि नेटो को हम पैसा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पुतिन के साथ डील करो, ये करो, लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे आगे, कि यूरोपियन पावर्स ने अभी फिर से रशिया के खिलाफ मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया। अब उसमें ट्रंप क्या करे? उसमें जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाती है। ट्रंप जो कि एक बिजनेस लॉबी को रिप्रेजेंट करता है, जो अभी शायद उस तरह से युद्ध नहीं चाहता है। एलोन मस्क वगैरह जो चाहते हैं कि अभी स्पेस में जाया जाए, कुछ रिसर्च की जाए, जेनेटिक रिसर्च में पैसा लगाया जाए, स्पेस रिसर्च में लगाया जाए, और भी जो ह्यूमन लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की जो बहुत सारी रिसर्च है उसमें लगाया जाए। और ट्रंप भी चाहता है कि पैसा जो है उसका दुनिया भर की अलग अलग जगहों में, अरब देशों में, ईरान में, यहाँ वहाँ लगे, इंडिया में लगे, ट्रंप टावर्स बने, और इस तरह की एक प्लानिंग है उन लोगों की। लेकिन युद्ध उनके आड़े आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। अमेरिका का वो प्रेसिडेंट है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल लॉबी जो है पूरी तरह से हावी है, उसके खिलाफ जा भी नहीं सकते। उसी के प्रेशर में ईरान में बॉम्बिंग भी की, जो भी
अब सच्चाई क्या है वो किसी को अभी फिलहाल नहीं पता, खुल जाएगी वो ज़्यादा दिन नहीं, हफ्ते 10 दिन में। लेकिन सवाल ये है कि नेतन्याहू की मजबूरी है, ईरान से युद्ध जरूरी है। अब ये जो बात है, ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो इसलिए युद्ध तो फिर से होगा, मैं आपको कोई भी गफलत में नहीं रखना चाहता। ईरान से युद्ध होगा और ईरान भी कटिबद्ध है। ईरान में जो पूरा ये हुआ, दो बड़े जनरल्स इस्माइल एक कानी साहब हैं और एक और शमखानी, दोनों लोग जिनको इजराइल ने डेड डिक्लेयर कर दिया था और वेस्टर्न मीडिया ने भी कह दिया था, मार दिया था, वो दोनों सैटरडे को आज वो खुल के सामने आए। आज जो रैलीज हुई और आज जो शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, 60 शहीदों को आज ईरान में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये और उसमें जो है, जैसे मैंने बताया कि दो ईरानियन जनरल जिनको बारे में कहा जा रहा था कि वो मारे गए, वो बाकायदा मौजूद थे और सब ने, पूरी दुनिया ने उनको देखा। खामने साहब का बयान भी आया, खामने साहब का बेटा भी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा दी गई है, वो भी सामने आया। और खामने साहब खुद ही, खैर वो तो बोल ही रहे हैं, कल से बोल रहे हैं, आज भी बोले। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने ट्रंप को चिट्ठी लिखी। उन्होंने ट्रंप से कहा कि अगर तुम डील चाहते हो ईरान के साथ या बातचीत करना चाहते हो, पहले बदतमीजी बंद करो। ये जो बदतमीजी की भाषा है अभी भी कि हम बॉम्ब कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ईरान नहीं समझ रहा है, ईरान को समझना चाहिए। अरे मतलब तुम एक देश से नेगोशिएशन में जा रहे हो, ये कोई जैसे तुम्हारा कोई बिजनेस पार्टनर है क्या जिसको तुम जिसके साथ गोल्फ खेलते हो? खामनेई साहब क्या तुम्हारे साथ गोल्फ खेलते हैं? नहीं खेलते हैं ना। तो तुम, ये एक अलग देश है, ये भारत के साथ भी ऐसे ही करता है ट्रंप। जैसे मोदी ने कहा ये ट्रंप इज माय फ्रेंड, तो अब वो मोदी को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कोई 2 कौड़ी का दोस्त हो उसका, मतलब जब चाहे तड़ जाते। अब वो स्थिति ईरान के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि ईरान जो है उसने, अब उन्होंने चिट्ठी लिख दी अरागची ने। उन्होंने कहा कि ट्रंप से बदतमीजी मत करो, तुम पहले तमीज से बात करना सीखो। जब तमीज से बात करना सीखोगे तब हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे दिमाग में क्या है। अच्छा, इधर देखिए, लगातार इजराइल से युद्ध की तलवार, बार बार मैं कह रहा हूं, इजराइल और ईरान का युद्ध, यहां तक कि कुछ लोगों कहना है 1 हफ्ते में शुरू हो सकता है, विद इन अ वीक शुरू हो सकता है। ये पूरी परिस्थिति इतनी खतरनाक। उधर हमास से ये जीत नहीं रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूं। और जो एक गाजा पे ट्रंप भी एक पीस डील लाया है, नहीं जिसके बारे में थोड़ा हमने बताया था आपको कल, आज उसकी और बातें सामने आई। लेकिन उसमें सबसे जो हमास जिसका विरोध कर रहा है कि जो अरब स्टेट्स के साथ मिलके जो ट्रंप चाहता है कि गाजा में एक हम कोई अथॉरिटी बनाएं और हमास को डिसआर्म करें, उसके लिए हमास तैयार नहीं है। उसने बार बार कहा, उसने आज भी कहा कि ये कंडीशन कभी नहीं मानी जा सकती है कि हम डिसआर्म करें। और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा हमास के स्टेटमेंट में कि अगर हम जीत रहे हैं, हमारा अपर है, अब तो हम एड भी ले आ रहे हैं। शबाब ग्रुप को हमने मारा, आज ही देखिए शबाब ग्रुप के कम से कम कल 4 गिरफ्तार किए थे, आज करीब 12 गिरफ्तार किए और फिर से उनके पोजीशन में कल 17 आटे के बोरे छीने गए थे, हमास ने छीने थे, आज 21 बोरे छीने। रोज रिकवरी हो रही है, रोज मार रहा है हमास शबाब ग्रुप को, और इजराइल का पत्ता धीरे धीरे अपने आप ही डाउन हो रहा है। अब यहां पर देखिए एक जो नई कॉन्स्पिरेसी सामने आई कि जो अमेरिकन और इजरायली एड जो भी दे रहे हैं ये लोग, हालांकि कई लोगों को मारने के बाद, जान से मारने के बाद, आप जानते हैं जो एड मैसाकर्स हो रहे हैं उसमें ऑक्सीसोडोन मिला है। और ये सोचिए, हॉलीवुड एक्टर है जॉन क्यूजक, उसने ट्वीट करके इस चीज को कहा कि अच्छा ये एक तरह के ओपियम होता है जिसमें इनफर्टिलिटी होती है, माओ के ब्रेस्ट फीडिंग की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती है, तो ऑक्सीसोडोन उसमें मिला। बताइए आप, मतलब ये लोग एक ऐसी दवा मिला के एड दे रहे हैं जिसमें जहर है, और जो अगर खाए उस खाने को लंबे समय तक तो कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये बताइए, अभी यही तो क्रिमिनल है। और ट्रंप जो है वो अपना झाड़े जा रहा है कि हम एड दे रहे हैं, हम एड दे रहे हैं। तो यहीं पर देखिए बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाती है, एक जटिल समस्या। लेकिन इस जटिलता को केवल एक तरह से समझा जा सकता है, क्रांतिकारी नजरिए से, क्रांति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। कोई उदारवाद मत दिखाइए ट्रंप और नेतन्याहू के प्रति, तब आप सब समझ में आ जाएगा कि हम क्रांतिकारी फोर्स हैं। हमारा मकसद है ट्रंप और नेतन्याहू जैसी ताकतों को उखाड़ फेंकना,
फिर हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर देखते हैं हम कि ट्रंप और नेतन्याहू में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अलग अलग बयान दे कि दोनों को हम कंफ्यूज करें जैसे वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें देखिए इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, अब हम देखिए जो चाइना और ईरान को लेकर अब यह सामने आई है कि ईरान इस समय सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है चाइना का। 1.8 मिलियंस पर बैरल, 1 मिलियन 10 लाख होता है, यानी 18 लाख बैरल्स पर डे, 18 लाख बैरल्स पर डे ये ईरान चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना इंपोर्ट कर रहा है, और डिस्काउंट उसमें ईरान दे रहा है क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है, बहुत जगह बेच नहीं सकता, इंडिया को कुछ बेचता है, रशिया को बेचता है और चाइना को बेचता है। हालांकि ईरान के पास दुनिया में शायद सऊदी अरेबिया के बाद सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है वो ईरान के पास। तो अब जो पूरी स्थिति है कि उसमें ईरान और चाइना के रिश्ते इतने क्लोज हो गए हैं, और कहीं ना कहीं जो इंडिया और चाइना के एक बातचीत चल रही है उसके पीछे भी ईरान का हाथ दिखाई पड़ता है। ईरान का इन्फ्लुएंस अभी इंडिया पर है, कोई कहीं से भी वो खत्म नहीं हुआ है, और इंडिया ईरान की सुन रहा है, ये भी समझ में आता है। क्योंकि मोदी रिजिम भी देखिए बड़ी जटिल है, इसमें भी कई इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। एक मोदी का अपना व्यक्तिगत जो इस्लामोफोबिया है, एंटी मुस्लिम जो थिंकिंग है, और जो नेतन्याहू के साथ उसकी इसी सवाल पे एक एकता बन जाती है। लेकिन एक इंडियन सिस्टम भी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं जो सिस्टम चलाते हैं, सरकार आए जाए वो सिस्टम चलाएंगे। तो उस सिस्टम चलाने में उनको बहुत सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है, स्पेशली विदेश नीति के स्तर पे। वो ये भारत की जो स्थिति है, जहाँ पर भारत है वहाँ पर चाइना और रशिया के साथ उसको अच्छे संबंध बनाए रखने, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो ये जो देखिए, ये जो यहाँ पर जो अंतर्विरोध हैं ये इस तरीके से सामने उभर के आ रहे हैं, और मोदी देखिए इनको कुछ राजनीतिक तरह से हल भी करने की कोशिश कर रहा है, जो मैं इसको अभी नहीं बता पाऊंगा, फिर विषय बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत एक नई साजिश भारत की लोकतंत्र के खिलाफ मोदी लेके सामने आया है, जिसके बारे में बाद में चर्चा होगी। अब देखिए जो रशिया को लेके जिस तरीके से यूक्रेन पे रशिया फिर से हावी हो रहा है, बीच में यूक्रेन ने कुछ हमले किए थे, अभी रशिया फिर से यूक्रेन पे हावी हो रहा है, और वो जब जैसे जैसे हावी हो रहा है वैसे वैसे ही जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। जर्मनी को, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसने की, जहां से हिटलर पैदा हुआ, उसको आर्म्ड फोर्सेज रखना अलाउड नहीं था कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी वो रख रहा है, और अब तो उसने मिलिट्री स्पेंडिंग अपनी जीडीपी से 3% कर दी, मतलब 3% ऑफ जीडीपी ऑफ जर्मनीज जीडीपी इज गोइंग इनटू बिल्डिंग इट्स आर्मी। तो ये जो चीज है ये दिखा रहा है कि एक रीमिलिटराइजेशन यूरोप का हो रहा है, अब वो रशिया के खिलाफ हो रहा है, उनको रशिया को हर हाल में गिराना है, और रशिया भी कटिबद्ध है कि हर हाल में उसको पूरे यूरोप से लड़ना है, क्योंकि रशिया लड़ चुका है पहले पूरे यूरोप से। और ये जो पूरी जंग है ये देखिए तय हो गई। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो घेरेबंदी हो रही है कि इजराइल ईरान से लड़े, यूरोप रशिया से लड़े, और अमेरिका चाइना से लड़े, और चाइना को लेके अमेरिका की भी बड़ी एक जटिल स्ट्रैटेजी है, कॉम्प्लेक्स, कि उसको साउथ चाइना सीज में फंसाओ, उसको ईरान से उसके रिश्ते तोड़ो, ईरान से अलग से डील कर लो। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है कि चाइना को छोड़ के वो अमेरिका से डील कर ली, ये शर्त वो मानने को कतई नहीं तैयार है। ईरान तो ये भी नहीं मानने को तैयार है कि ट्रंप जिसके लिए भीख मांग रहा है कि ये तो मान लो कि तुम्हारे फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो गए। अरे क्यों मान लें, जब नष्ट नहीं हुए तो क्यों मान लें? ये जो पूरी देखिए बात जहां फंसी हुई है, और इसी वजह से अगर एक और युद्ध होता है इजराइल से ईरान का, तो ट्रंप को शुरू में हामी भरनी होगी। हालांकि इजराइल पिटेगा तो फिर ट्रंप बीच में आएगा। ये देखिए ये पूरा जो एक ब्रॉड पिक्चर है, ये पूरी हमने आपको सुनाई, विश्व की, मिडिल ईस्ट की, गाजा की, उसमें सारे कुछ ईरान की, सारे पहलू आ गए हैं। और देखिए मैं अभी भी जैसे मैं बताया बाहर हूँ, कल थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कल मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर, क्योंकि बहराइच में है, बड़ा प्रोग्राम है, कल मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर और आपके बीच लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।